रेखा आज हम लोग कोशिश करते हैं कि समाप्त कर दें गरीबी को। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेरोजगारी पे शिफ्ट करेंगे। तो अब जो मेजर डिस्कशन बच रहा है वो गरीबी रेखा पे बच रहा है कि बहुत सारा कमिटी आया। गरीबी रेखा का एस्टिमेशन जो है, निर्धारण जो है, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए बहुत सारे अर्थशास्त्री जो थे, स्वतंत्रता से पहले ही एफर्ट डाल रहे हैं। दादा भाई नेरोजी का नाम सुने होंगे आप लोग, अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो एक बुक का नाम सुनते होंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। तो उसमें वो भारत का पहली बार कोशिश किए थे कि राष्ट्रीय आय का गणना किया जाए। तो राष्ट्रीय आय का गणना जो है वो एक अर्थशास्त्री लोग बहुत पहले से इस पे काम शुरू कर दिए, जिससे कि ये पता चले कि भारत का कुल राष्ट्रीय आय कितना है। उस समय जब अगर स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो ये बताना जरूरी था कि भारत का जो राष्ट्रीय आय था उसका एक मेजर कंपोनेंट जो है वो ड्रेन हो जा रहा है। उस किताब के बारे में जब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे दादा भाई नेहरू के बारे में, तो वो ये नहीं लिखे हैं पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, वो लिखे अन ब्रिटिश रूल। इस पे ध्यान देना। तो अन ब्रिटिश रूल क्यों लिखे? क्योंकि उनको ये दिखाना था उस हेडिंग से कि देखिए ये लोग किस तरह से शोषण कर रहा है। ब्रिटिश रूल होता तो भाई यहाँ के लिए राज करता, यहाँ पे राष्ट्रीय आय जनरेट होता, यहाँ के लोगों का वेलफेयर होता। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से पैसा लेके अमेरिका भेज, मतलब ब्रिटेन भेज रहे हैं, और ब्रिटेन का गद्दी जो है यहाँ के पैसा से चल रहा है। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे मोस्टली। अब पिछली क्लास में दिखाए तो क्या सब तो हो गया था, गरीबी रेखा। ठीक है। लिखिए इस एक लाइन, एक दो लाइन अभी उसी के अंदर में लिखिए जो गरीबी रेखा वाला है ना, जो आपका पॉसिबल हो अगर, तो रिसाव का सिद्धांत जो लिखाए थे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, उसको ऐसे करके एक बॉक्स में घेर दीजिए, ताकि ऊपर से जो आ रहा है उसको नीचे कंटिन्यूटी में रहेगा। उससे पहले तो हम गरीबी रेखा ही पढ़ाए हैं ना। तो उसी गरीबी रेखा में एक दो लाइन लिखवाना है बस, जिसका आगे डिस्कशन होगा उसके बारे में। लिखिए। वर्ष वर्ष 93-94 तक, वर्ष 93-94 तक वो जो गरीबी रेखा लिखा रहे ना। हाँ, वर्ष 1993-94 तक गरीबी रेखा का अनुमान, गरीबी रेखा का अनुमान समान स्रोत काल, समान स्रोत काल, ब्रैकेट में यूनिफॉर्म, जिस जो इंग्लिश वाले होंगे, समान स्रोत काल का ये होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड। हम समझाते हैं अभी यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड क्या है, पहले लिख लीजिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड, कभी कभी इस पीरियड, कभी कभी इसको रिसोर्स को रिकॉल भी लिखता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, अगर कहीं पे आपको यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड दिखाई दे और कहीं पे यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड दिखाई दे, तो इसको समझना है कि ये समान स्रोत काल है। हम बताएंगे आगे कि क्या है ये। यू यूआरपी पर आधारित था, पर आधारित था। यूआरपी मतलब इसको हम शॉर्ट में लिखे यूआरपी। देखिए बेसिकली अभी का कॉन्सेप्ट 2 मिनट के लिए समझ लीजिए कि अभी हमको यूआरपी समझाना है, एमआरपी समझाना है, और एमएमआरपी समझाना है। ये एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है। पॉवर्टी एस्टिमेशन में, गरीबी रेखा में, ये तीन टर्म आपको बराबर आएगा। और जब इसका मतलब समझेंगे तभी आप समझेंगे। जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जब पढ़ेंगे तो लिख देगा कि सीधा कि एनएसएसओ का सर्वे हुआ, एनएसएसओ का सर्वे के हिसाब से एमएमआरपी में को यूज करके हम देखें कि गरीबी इतना है। तो अब आप जब सर्वे पढ़ेंगे या बजट पढ़ेंगे, बजट में कम यूज होता है, सर्वे में ज्यादा यूज रहता है पॉवर्टी वाले चैप्टर में। यूआरपी एमआरपी एमएमआरपी बराबर लिखा रहेगा, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा तो आप आगे का सेंटेंस ही पूरा नहीं समझ पाएंगे। बस रटना पड़ेगा कि हाँ गरीबी अभी मेरा 10% है, 20% है, इस तरह से।
तो अभी पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ये तीनों टर्म हम एक्सप्लेन करेंगे। यूआरपी पर आधारित था, कॉमा, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत गणना में शामिल लोगों से गणना में शामिल लोगों से गणना में शामिल लोगों से 30 दिन की रिकॉल अवधि, रिकॉल अवधि 30 दिन की रिकॉल अवधि, 30 दिन की रिकॉल अवधि में उपभोग व्यय के संबंध में, उपभोग व्यय के संबंध में, उपभोग व्यय के संबंध में सूचना एकत्रित की जाती थी। उपभोग व्यय के संदर्भ में, संबंध में सूचना एकत्रित की जाती थी। अगला लाइन लिखिए। बाद में, बाद में, बाद में एनएसएसओ ने, एनएसएसओ ने, एनएसएसओ को अंडरलाइन कीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। इसके बारे में 2 लाइन आप खुद से गूगल करके, बस 2 लाइन से ज़्यादा नहीं, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा हमसे पूछेगा। एमओएसपीआई के अंदर में आएगा, स्टैटिस्टिक्स और प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन जो है। बस एक बार इसका देख लेना है कि क्या बार बार ये टर्म आपको न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वहां आएगा एनएसएसओ का सर्वे हुआ, अभी गरीबी के बारे में ये बोला। तो 2 लाइन के बारे में, जब क्योंकि एनएसएसओ अगर दिमाग में आए तो पीछे बैकग्राउंड खाका बन जाए कि इसका काम ये है और ये सब चीज डेटा कलेक्ट करता है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर में है ये सारा चीज। तो इसको लेकिन देख लीजिएगा गूगल करके। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय नमूना सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है। तो बाद में एनएसएसओ ने मिश्रित संदर्भ अवधि, बाद में एनएसएसओ ने, बाद में एनएसएसओ ने मिश्रित संदर्भ अवधि, जो इंग्लिश में लिखेंगे वो लिखेंगे मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, एमआरपी, जो अभी हम कुछ देर पहले बोले थे। मिश्रित संदर्भ अवधि, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, विधि को अपनाया, विधि को अपनाया, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पिछले 1 वर्ष के दौरान, पिछले 1 वर्ष के दौरान 5 कम आवृत्ति की मदों, 5 कम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, 5 कम आवृत्ति की मदों, ब्रैकेट में जैसे कि कपड़ा, जूता, स्वास्थ्य इत्यादि, कपड़ा, जूता, स्वास्थ्य इत्यादि, पर व्यय, ब्रैकेट बंद करके, पर व्यय और और पिछले 30 दिनों में, पिछले 30 दिनों में अन्य मदों पर व्यय से, पिछले 30 दिनों में अन्य मदों पर व्यय, पिछले 30 दिनों में
अन्य मदों पर व्यय से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। पिछले 30 दिनों में अन्य मदों पर व्यय से संबंधित व्यय से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। हम बोले कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एक होता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। अब ये क्या किया कि इसका काम है गरीबी एस्टिमेशन करना, कि कितना गरीबी है, गरीबी रेखा कैसे कैलकुलेट करें। तो ये क्या करता है कि एक बॉक्स बनाता है कि भैया, जैसे हम शुरुआत में बताते आए हैं कि क्या क्या जरूरत है आपको गरीब नहीं कहलाने के लिए। तो एक बॉक्स बना, उसमें हम लिस्ट ऑफ आइटम डाले कि ठीक है, खाना आपको समय पे मिल जाए, आदमी है तो कपड़ा भी पहनेंगे, स्वास्थ्य का कुछ ये हो जाए, शिक्षा का कुछ हो जाए, तो एक लिस्ट बनता है। अब वो घर घर क्या करता है, जाता है पूछने के लिए कि आपके पास घर है, आपके पास खाना मिल रहा है समय पे, ये सब करके सर्वे करता। सर्वे का काम समझ रहे हैं ना, घर घर जाके पूछा। उसके पास वो ये होता है, लिस्ट होता है, उसी बेसिस पे पूछता है कि खाना कितने दिन में खा पाते हैं, महीना में आप कितना कैलोरी लेते हैं, ये सब डेटा वो लेता है मान लीजिए। तो शुरुआत में क्या हुआ कि अगर आपसे बोला जाए कि भैया आप खर्च कितना करते हैं, या आप किन किन चीजों पे खर्च करते हैं, तो देखिए ये कितना डिफिकल्ट काम है। अगर हम 1,000 आदमी से भी सैंपल बनाएं, कि 1,000 आदमी से जाके हम पूछें, जिससे हमको पता चले कि गरीबी का स्तर क्या है, तो 1,000 आदमी से हम अगर हम रैंडम पूछेंगे कि तुम क्या क्या पे खर्च करते हो, तो वो खर्च का जो एस्टिमेशन है वो अनंत हो जाएगा। कोई बोलेगा भैया हम तो चावल दाल पे खर्च करते हैं, कोई बोलेगा चावल दाल के अलावा थोड़ा हमको पान खाने का भी शौक है, तो पान का खर्चा ऐड करवाएगा। तो कितना चीज आप कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए लिस्ट बना। लिस्ट में फिर अगर आप अपने खर्चा को ही केवल देखेंगे, गौर करेंगे, तो कुछ खर्चा जो होगा वो मंथली खर्चा होगा, कुछ खर्चा जो होगा वो साल में करते होंगे आप। जैसे कपड़ा एक बार खरीद लिए तो उम्मीद कम है कि अगले साल ही त्योहार वगैरह में खरीदेंगे, अदरवाइज एक साल तक हम एवरेज मान के चलते हैं कि ये कपड़ा हम पहनेंगे। क्या, कुछ लोग एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि इससे बचने के लिए एक यूनिफॉर्म मान लिया कि 30 दिन पे आपका खर्चा क्या क्या हो रहा है, हर 30वें दिन। ठीक है, तो 30 दिन पे जो सब खर्चा हो रहा है उसको जोड़ा, और क्या क्या आप कंजम्पशन कर रहे हैं, और उससे निकाल लिया कि ये होना चाहिए, इतना मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए इस गरीबी का, और इससे नीचे जो खर्च कर रहा है वो गरीब है, इससे ऊपर जो खर्च कर रहा है वो गरीब नहीं है। तब फिर अर्थशास्त्री सब बोला कि भैया कुछ खर्चा तो इसका साल वाला है, अगर तुम उसी महीने में जाके पूछ रहे हो जिस महीने में वो कपड़ा खरीदा है, तो वो तो ऐड हो गया ना उसके खर्चे में। तो फिर तुम्हारा कैसे कैलकुलेट करोगे, तुम तो हर 30वें दिन कर रहे हो। अगर किसी महीने ऐसे चले गए जिस महीने में वो कपड़ा नहीं खरीदा, जूता नहीं खरीदा, तो फिर उसको वो खर्चा तो काउंट हुआ ही नहीं। शिक्षा पे बहुत सारा स्कूल साल में एक ही बार फी ले लेता है पूरे साल का। स्वास्थ्य पे साल में आप कभी कभी बीमार होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सालों भर बीमार रहते हैं, या हर महीने बीमारी होंगे उसका खर्चा आप डालेंगे। तो कुछ खर्चा जो है वो साल में आएगा। तो यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड या यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड जो हम पिछले में बात किए, इसमें क्या है रिसोर्स पीरियड में कि वो खर्चा छूट जाता था। तो बाद में फिर मॉडिफाई करके बोला गया कि नहीं, हम लोग मिक्स रिकॉल पीरियड पे चलेंगे। ठीक है, अब जब रंगराजन कमेटी बाद में सबसे लेटेस्ट आया, तो बोला मिक्स में तुम 30 दिन पकड़े और 1 महीने का खर्चा पकड़े, लेकिन कुछ खर्चा है ऐसा जो तुम वीकली करते हो, दूध लेते हो, फल सब्जी लेते हो, पेरिसेबल आइटम है ना, ये आप महीना में नहीं ना एक बार खरीदते। किराना दुकान गए एक बार महीना का खरीद लिए, लेकिन दूध सब्जी ये सब तो आप मोस्टली वीकली खर्च करते हैं, एक वीक में कि भैया हमारा अगला महीने अगला हफ्ता का सब्जी का ये टारगेट है। तो गरीबी अच्छे से दिखाने के लिए 7 दिन का भी रिकॉल पीरियड रखो। तो अब जब सर्वे वाला पहुंचता है तो 3 तरह का डेटा लेने के लिए पहुंचता है कि आप 7 दिन में क्या खर्च करते हैं। पेरिसेबल आइटम का उसका लिस्ट बना हुआ है कि भैया दूध पे कितना खर्च होता है हफ्ता में, सब्जी पे कितना खर्च होता है। 30 दिन वाला खर्चा देखता है, और साल भर वाला खर्चा देखता है। इसीलिए तीसरे का नाम है मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। इसमें आपका जो रिकॉल पीरियड होता है वो
7 दिन ये आएगा जब रंगराजन कमेटी पढ़ाएंगे वहां पे दिखाएंगे, 7 दिन, 30 दिन और 365 दिन। और बाकी दोनों का डेफिनेशन में हम लिखवा चुके हैं। आप अगर गौर से पढ़ेंगे, लास्ट वाले का पढ़िए, मिक्स रिकॉल पीरियड, उसमें हम लिखा है कि कुछ एक वर्ष जूता कपड़ा स्वास्थ्य और रेस्ट 30 दिन। आप आवृत्ति मतलब जो आइटम बना है, जो लेस फ्रीक्वेंसी, आप जूता को हर महीने तो नहीं ना खरीदेंगे, तो उसका लेस फ्रीक्वेंसी है खरीदने का, तो उसका वो 5 आइटम को वो पकड़ के चलता है। वही शुरुआत में ही हम बोले कि अगर हर आदमी के सारे खर्चे को हम कैलकुलेट करने लग जाएं तो पागल हो जाएगा मिनिस्ट्री। समझ रहे हैं? तो एक ही आदमी के खर्चे पे अगर हम ध्यान देने लगेंगे तो कम से कम छोटा छोटा खर्चा को सबको अगर हम लिस्ट बना के पूछना शुरू कर दे तो दिमाग का दही हो जाएगा। तो वो अपना मान के चलता है कि ये एक लिस्ट ऑफ आइटम है, इसके अलावा जो खर्च करता है उसका स्वेच्छा पे है, ये आदमी के जीवित रहने के लिए और एक अच्छा डिग्निटी पूर्वक लाइफ जीवित बिताने के लिए बहुत जरूरी है। तो उसी लिस्ट के बारे में जाके वो पूछता है। तो उसमें 5 कम आवृत्ति वाले का, जिसका फ्रीक्वेंसी कम है, कि आप जूता, हम फिर से बोल रहे हैं कि जूता बार बार आप नहीं खरीदते हैं, कपड़ा आप हर महीने नहीं खरीदते हैं, तो इनका आइटम बना हुआ है। फिर इसी तरह 30 दिन वाले का बना हुआ है, 7 दिन वाले का बना है। 7 दिन वाले में हम रंगराजन कमेटी जो नया सबसे लेटेस्ट कमेटी था उसमें 7 दिन वाले को लाया गया है। उससे पहले हम सबसे पहले यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड पे थे या रेफरेंस पीरियड पे, फिर मिक्स्ड पे आए और अब हम एमएमआरपी पे चलते हैं। अब लिखिए भारत में गरीबी का अनुमान। भारत में गरीबी का अनुमान। एमएमआरपी तो लिखवा दिए ना? एमएमआरपी बोले रंगराजन में आएगा, वहां लिखवाएंगे। अभी आपको हम ब्रीफ बता दिए, रंगराजन कमेटी पढ़ाएंगे, दो जगह क्यों डिस्कस करें, यहाँ तो चर्चा हो गया ना इन दोनों का। नहीं नहीं, एमएमआरपी अभी समझ लीजिए कि इसके डेफिनीशन पे किसी पे नहीं जाना, ये आपको पूछेगा नहीं कभी। ये आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एमएमआरपी जब हम बोलते हैं तो 3 तरह का डेटा लेते हैं, 7 दिन, 30 दिन और 365 दिन। एमआरपी बोलते हैं तो 30 दिन और 365 दिन लेके चलते हैं, यूआरपी बोलते हैं तो सिर्फ 30 दिन। बस ये याद रखिए, बाकी भूल भी जाइएगा तो चलेगा मेरे लिए। बाकी आगे आएगा जब तेंदुलकर कमेटी के जस्ट बाद जब हम लोग पहुंचेंगे रंगराजन पे, तो यहाँ इसको भी लिखवा देंगे आपको हिंदी में। भारत में गरीबी का अनुमान। पहला लिखिए स्वतंत्रता पूर्व गरीबी का अनुमान। स्वतंत्रता पूर्व गरीबी का अनुमान, प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन। सर्वप्रथम सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाया था। मैं भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाया था। जो जो वर्ष जो वर्ष 1867 से 68, 1867-68 के आधार मूल्य पर 16 से 35 रुपये थे।
16 से 35 रुपये तक थी। उनके द्वारा प्रस्तावित गरीबी रेखा। उनके द्वारा प्रस्तावित गरीबी रेखा एक न्यूनतम आधारभूत एक न्यूनतम आधारभूत आहार आवश्यकताओं पर आधारित थी। न्यूनतम आधारभूत आहार, फूड वाला, आहार आवश्यकताओं की लागत पर आधारित थी। आहार आवश्यकताओं की लागत पर आधारित थी। अगला पॉइंट। वर्ष 1938 में वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति ने 15 से 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय 15 से 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय, ये प्रतिमाह आय है, तो ब्रैकेट में कहीं प्रतिमाह भी लिख लीजिएगा। प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आय या आय के बाद ब्रैकेट देके प्रतिमाह को गरीबी रेखा अनुमानित किया। गरीबी रेखा अनुमानित किया। 16 से 35 रुपया। हाँ, 16 से प्रति नहीं नहीं प्रति प्रति वर्ष लिखवाए हैं क्या? नहीं नहीं, वो प्रति माह ही होगा। प्रति माह नहीं होगा। 1867 था तो प्रति वर्ष था वो। 16-17 रुपया का आप नाम समझ रहे हैं कि कितना होगा 1867-68 में। हाँ, 1968 में, लेकिन 1938 के आसपास जो है आपका ये बढ़ना शुरू हो गया था। 15 रुपया जो है वो अब अभी हम लोग 200 कुछ पे चल रहे हैं। 22 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जोड़िए तो 600 रुपया, 500-600 रुपया पे चल रहे हैं महीने का। तो इन्फ्लेशन तो आ ही जाता है। और ये अमाउंट अभी देखने में बहुत ये लगता है, उस समय के हिसाब से तो बहुत बड़ा अमाउंट हुआ ना। एक आदमी था, एक कोई सीएनबीसी या कोई न्यूज चैनल पे हम क्लिप ही देखे कहीं पे कि वो बंदा फोन किया स्टॉक मार्केट वाला बताने के लिए। उसमें स्टॉक मार्केट का बैठा हुआ था बहुत एक्सपर्ट सब। तो बोला, बंदा फोन किया, बोला कि ऐसा है कि मेरे दादाजी 94-95 में कुछ 1,000 शेयर खरीदे थे एमआरएफ टायर का। और उस समय क्या 200-400 रुपये में कुछ था। तो वो कुछ खरीदे थे, 20-25 हज़ार रुपया लगाए थे खरीदने का। और वो पेपर वाले फॉर्म में था। पहले शेयर जो आता था ना, जैसे आप देखते होंगे कि आप लोग ऑनलाइन वो आपको शेयर और ये सब मिलता है, पहले पेपर मिलता था, इशू होता था कागज वाला। बाद में डीमैट उसको म्यूचुअलाइज ये करवाया गया, डीमेटेरियलाइज करवा के और ऑनलाइन फॉर्म में डाला गया। तो वो फोन किया कि मेरे दादाजी खरीदे, दादाजी बीमार हो गए थे, तो हम उनका अभी कुछ दिन पहले बहुत सेवा किए। दादाजी जब खुश हो गए तो वो शेयर हमको दे दिए। तो इसका हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो फोन पे पूछा कि ये किस चीज़ का शेयर है, तो बोला एमआरएफ टायर का। तो बोला कितना शेयर है, तो बोला 1,000 या कुछ 1,500 कुछ ऐसा ही डेटा था। तो वो जो स्टॉक एक्सपर्ट बैठा था वो कैलकुलेट किया, आज के डेट में उसका वैल्यू है 12,000 करोड़। कुछ ऐसा करके वो एमआरएफ टायर जो है 1,200-1,300 रुपये या पता नहीं 12,000 रुपये बिक रहा है।
वो एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं, बट वो कैलकुलेट जो किया वो कुछ 1100 करोड़ या 1200 करोड़ कुछ इसी अमाउंट, मतलब समझिए कि 4 जनरेशन पार हो गया वैसा। बोला बस आपको इसको जाके डिजिटल फॉर्म में करवा लेना है, ये करके दादाजी को लेके जाइए और सब कुछ करवा लीजिए। तो इस तरह से तो अमाउंट का वैल्यू जो है ऐसे ही शुरू होता है। बस शुरुआत में आपको लगेगा, जो जमीन आप लोग देखते होंगे पटना में, कोई नहीं पूछ रहा है, वो आज के समय में करोड़ों रुपए का संपत्ति है। तो पढ़ाई लिखाई छोड़िए, जाके जमीन वाले में कूद जाइए। अब हेडिंग दीजिए, स्वतंत्रता पश्चात गरीबी का अनुमान। भारत में भारत में गरीबी मापन का प्रथम आधिकारिक प्रयास, भारत में गरीबी मापन का प्रथम आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा गठित, योजना आयोग द्वारा गठित डी आर गाडगिल समिति, डी आर गाडगिल समिति, गाडगिल समिति ने वर्ष 1962 में किया। वर्ष 1962 में किया। इसने इसने प्रति व्यक्ति प्रति माह 20 रुपये उपभोग व्यय को, प्रति व्यक्ति प्रति माह 20 रुपये, 20 रुपये उपभोग व्यय को गरीबी रेखा मानने का सुझाव दिया। 20 रुपये उपभोग व्यय को गरीबी रेखा मानने का सुझाव दिया। वर्ष 1971 में, अगला पॉइंट, वर्ष 1971 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, वर्ष 1971 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर पहली बार पहली बार वैज्ञानिक विधि से पहली बार वैज्ञानिक विधि से पहली बार वैज्ञानिक विधि से गरीबी रेखा का निर्धारण, वैज्ञानिक विधि से गरीबी रेखा का निर्धारण नीलकांत दांडेकर, नीलकांत दांडेकर नीलकांत दांडेकर और एन रथ द्वारा किया गया। एन रथ, हिंदी में लिखिएगा तो रथ, RATH इंग्लिश में, एन रथ द्वारा किया गया, जिसे दांडेकर रथ फॉर्मूला भी कहा जाता है। जिसे दांडेकर रथ फॉर्मूला भी कहा जाता है। इन्होंने इन्होंने बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के स्थान पर
इन्होंने बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के स्थान पर इन्होंने बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के स्थान पर न्यूनतम कैलोरी खपत न्यूनतम कैलोरी खपत न्यूनतम कैलोरी खपत आधारित मानदंड का उपयोग गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किया। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किया। जो कि जो कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लिए जो कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लिए 2250 कैलोरी प्रतिदिन थी। 2250 कैलोरी प्रतिदिन थी। ठीक है। देखिए कैसे शिफ्ट हुआ। पहले क्या था कि आपकी बुनियादी आवश्यकताओं पे, उसमें भी आपको भोजन पे ही जोर दिया जाता था कि भोजन में आप जिंदा रहने के लिए क्या सब चाहिए उस हिसाब से। लेकिन फिर कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, बोला क्या कि नहीं, कैलोरी आप पर दिन कितना लेते हैं। क्योंकि अगर भोजन को फिक्स करें, जिंदा रहने के लिए हम कुछ भी खा लें, अगर सपोज कीजिए कि मड़ुआ का रोटी भी खा लिए तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उससे कैलोरी इंटेक आपका एक मनुष्य के रूप में विकसित होने के लिए एक प्रॉपर कैलोरी प्रतिदिन का होना चाहिए। तो इसको ये डिफाइन किया कि 2250 जो अभी लिखवाए आपको, कि उससे नीचे जो कैलोरी इंटेक हो रहा है वो आपका गरीब है, उससे ऊपर जो कर रहा है वो अमीर है। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही मान लिया, जबकि कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो शहरी और ग्रामीण का अलग अलग होगा। शहरी वालों का ज्यादा होगा, ग्रामीण वाले का कम होगा। क्या सही? आप लोग ध्यान दे रहे हैं? क्यों? नहीं, यहाँ पे मेहनत ज्यादा का नहीं है, यहाँ पे आपके पास रिसोर्स ज्यादा अवेलेबल है। सर मेहनत तो मान लीजिए दोनों करते हैं, लेकिन गांव में जैसे चलने के लिए आपको, यहाँ पे आपको ऑटो से बगल में 2 किलोमीटर जाना है तो आप ऑटो पे बैठेंगे। गांव में आपको दो ऑटो नहीं मिलेगा, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको पैदल चलना है। शारीरिक श्रम ज्यादा है। मोस्टली लोग क्या करते हैं वहां पे, खेती में है, तो खेती में शारीरिक श्रम है। यहाँ पे क्या है, मोस्टली सर्विस ओरिएंटेड है, तो दिन भर किराना दुकान पे ही खोले हैं तो बैठे रहेंगे, उनका शारीरिक श्रम नहीं हो रहा है। तो इन सब को देखते हुए बाद में फिर आया कि नहीं, दोनों को एक नहीं रखना है, शहरी का अलग और ग्रामीण का अलग। तो अगला लिखिए। वो खाने पे उसका, देखिए स्वतंत्रता से पूर्व जो था वो बताया कि वो भी आपका उपभोग और न्यूनतम आवश्यकता पे था। उससे पहले न्यूनतम आवश्यकता को वो चेंज करता था। मान लीजिए न्यूनतम आवश्यकता में जो जो बास्केट होगा वो सब डाला। पहली बार हुआ कि नहीं, न्यूनतम आवश्यकता तो आदमी का वेरी कर सकता है अपने हिसाब से। अगर हम उसको सही खाना दे रहे हैं कैलोरी वाला, सपोज कीजिए कि हम 4 रोटी चपाती कर दिए आपके भोजन के लिए, एक सब्जी कर दिए, फिर आपका हम कुछ और देखे कि आपको ट्रेवल में इतना एक्सपेंस हो रहा है, ये सब जोड़ के हम एक लाइन बना दिए। तो ना ये जो आया एन रथ फॉर्मूला, वो बोला कि नहीं, इसमें फ्लॉ है कि इससे हमको जो, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना है, इनसे हमको काम लेना है, तो इनको मिनिमम कैलोरी तो हम कुछ देंगे खाने के लिए। तो वो खर्चा को कैलोरी में जोड़ने लगा कि भैया सिर्फ कैलोरी इंटेक को ही आधार बनाया जाए यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए, कि बास्केट हर बार बदलना है, सब कुछ करना है, तो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सिर्फ कैलोरी पे आ गया। लेकिन फिर क्या होगा आगे जाके, कैलोरी पे विवाद उठेगा
कि कैलोरी ही सिर्फ रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका कपड़ा भी जरूरत है, स्वास्थ्य भी जरूरत है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो पहला विवाद आएगा कि कैलोरी दोनों का सेम कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद विवाद आएगा कि सिर्फ कैलोरी ही कैसे बताएंगे। फिर विवाद आएगा कि भैया सिर्फ कैलोरी के साथ साथ जो बाकी खर्चा है उसमें पोषण का आहार, विटामिन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे करके ये डिस्कशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो अगला लिखिए। वर्ष 1979 में 1979 में वाई के अलग की अध्यक्षता में, वाई के अलग, वाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गठित, वाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने आधार वर्ष 1973-74, कार्यदल ने आधार वर्ष 1973-74 का उपयोग कर का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीब माना। से कम उपभोग करने वाले से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीब माना। अगला पॉइंट, डीटी लाकड़ा वाला, डीटी लाकड़ा वाला ये सब पूछता है प्रीलिम्स में। ये कमेटी का नाम जो है, और वो 2200 कैलोरी और 2100 2400 जो दिए हैं, सब पूछता है प्रीलिम्स में। यूपीएससी में भी पूछता है, बीपीएससी में भी पूछता है। मैथ्स तो इसीलिए इस पे ये ध्यान देना है, जैसे जैसे लिखवाए हैं ना वैसे वैसे ही आया है। और कहीं कहीं तो हम ईयर भी लिखवाए हैं, और बुक से भी सप्लीमेंट कर लीजिएगा ईयर वगैरह सब, कहीं आपको लगे तो। वन लाइनर का खेला है, कोई लूसेंट भी उठाइएगा तो आपको एक जगह मिल जाएगा सब कुछ। तो डीटी लाकड़ा वाला की अध्यक्षता में गठित डीटी लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने डीटी लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने वर्ष 1993 में वर्ष 1993 में वर्ष 1993 में गरीबी के अनुमानों की गणना में मुद्रास्फीति के साथ साथ वर्ष 1993 में गरीबी के अनुमानों की गणना में मुद्रास्फीति के साथ साथ
मुद्रास्फीति के साथ मूल्य स्तर को मुद्रास्फीति के साथ मूल्य स्तर को समायोजित करने के उद्देश्य से मुद्रास्फीति के साथ मूल्य स्तर को समायोजित करने के उद्देश्य से समायोजित करने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डैश देखिए औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डैश देखिए औद्योगिक श्रमिक ब्रैकेट में सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर। ये सब क्या है, इन्फ्लेशन चैप्टर में आएगा, वहां हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सीपीआई आईडब्ल्यू तथा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डैश देकर कृषि मजदूर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डैश देके कृषि मजदूर सीपीआई एएल, यहाँ पे एएल कर देंगे डैश देके एग्रीकल्चरल लेबर का उपयोग करने का सुझाव दिया। ठीक है, ये पर्पस क्या है, देखिए है क्या कि बहुत सारा सूचकांक है। जब आप इन्फ्लेशन में महंगाई वाले चैप्टर में आएंगे तो वहां आप देखेंगे कि सूचकांक निकालता है बहुत सारा, जिससे हमको उस सेक्टर में फैले हुए महंगाई को, कितना महंगाई है उसके स्तर का पता चलता है। और वो मिनिस्ट्री एनएसओ द्वारा ही निकाला जाता है टाइम टू टाइम कि अभी महंगाई इसमें ये चल रहा है। अब जैसे सपोज कीजिए, आप लोग नाम सुने होंगे होल सेल प्राइस इंडेक्स WPI। तो वो होलसेल स्तर पे, जब आप मार्केट में होलसेल लेवल पे बात करते हैं कि आपको 5,000 टन चाहिए कोई किसी सामान का, तो आप थोक नहीं ले रहे हैं, आप थोक वो बोलते हैं कि खुदरा बोलते हैं, थोक बोलते हैं, थोक लेते हैं। तो थोक जब आप लेना शुरू करते हैं तो वहां पे प्राइस अलग आएगा। जब आप खुदरा पे जाएंगे, रिटेल पे जाएंगे, तो वहां प्राइस अलग आएगा। तो इसीलिए सूचकांक ये अलग अलग निकाला गया कि कंज्यूमर लेवल पे क्या सूचकांक होगा, महंगाई का क्या स्तर है जब आप एक्चुअली में उपभोक्ता हैं, और जब होलसेल खरीद रहे हैं। उपभोक्ता में भी क्या है कि जो कुछ लोग हैं जो कृषि आधारित सेवा दे रहा है, कुछ लोग हैं जो इन मजदूर है, इंडस्ट्री में मजदूरी कर रहा है, तो उसका जो बास्केट होगा, उसका जो रिक्वायरमेंट होगा वो अलग होगा, एग्रीकल्चरल लेबर का अलग होगा। तो फिर ग्रामीण क्षेत्र का सीपीआई मतलब उपभोक्ता जो होगा उसका खान पान डिमांड अलग होगा, और जो शहरी क्षेत्र होगा उसका खान पान डिमांड अलग होगा, तो उसके लिए महंगाई का लेवल अलग हो जाएगा। आप देखते होंगे कि किसी समय में अगर यहाँ पे सब्जी बहुत महंगा है शहर में, उसी समय आप गांव चले जाए तो हो सकता है टमाटर 2 रुपए फेंक रहा है रोड पे लोग, होता है ना। तो ये क्या है, शहरी और गांव के जो स्ट्रक्चर डिफरेंट है उसके कारण से, और लोगों का कंजम्पशन का पैटर्न भी अलग अलग है, तो उसके कारण महंगाई अलग अलग रूप से प्रभावित करती है, चाहे गांव में रहिए या शहर में रहिए। तो इसीलिए मिनिस्ट्री क्या की कि इस प्रभाव को अच्छे से दर्शाने के लिए अलग अलग सूचकांक बनाई, जिसको हम इन्फ्लेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां बताने का मतलब ये है कि ऐसा बोला गया कि भैया 2200 और 2400 तो तुम कैलोरी कैलकुलेट कर दिए, अब इसके आधार पे जब गरीबी रेखा निकालोगे तो प्राइस क्या लोगे, प्राइस अगर फिक्स रखे रहोगे तब तो 10 रुपया, जो 1974 में 10 रुपया पे गरीब था
1985 में भी 10 रुपया पे ही गरीब रहेगा, 2005 में भी 10 रुपया पे ही गरीब रहेगा, क्योंकि आप बोले हुए हैं कि 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी पे सब कुछ घूम रहा है। समझे बात को? कि आप 2100 कैलोरी अगर आपका वो दिन का चेक कर रहा है, कि आप अगर शहर गांव में रह रहे हैं और 2100 कैलोरी ले रहे हैं कि सॉरी शहर में रह रहे हैं और 2100 कैलोरी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो बदले में वो पैसा ही खर्च देखेगा ना। 2100 लेने के लिए आपको कितना खर्च हुआ, मान लीजिए 1973 74 के प्राइस के हिसाब से आपका 50 रुपया में आप 2100 कैलोरी पर दिन का खाना खा लेते हैं। ये रैंडम है, 50 रुपया नहीं होगा, लेकिन हम एक एग्जांपल लिए कि 50 रुपया में आप 2100 कैलोरी के हिसाब से खाना खा लेते हैं। अगर हम 2005 में भी आपको बोले कि 74 में तुम 50 रुपया में 2100 कैलोरी खा लेते थे, 2005 में भी 50 रुपया में खा लेते हो, तो सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा, क्योंकि कैलोरी तो भले ही इंटेक सेम होगा, दाम भागेगा ना, इन्फ्लेशन आप कहाँ लाए? तो शहरी क्षेत्र के लिए इन्फ्लेशन का क्या आधार रहेगा? तो वो बोला कि इंडस्ट्रियल वर्कर वाला जो सूचकांक है उससे आप गुना कीजिए, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो एग्रीकल्चर लेबर का सूचकांक है उससे महंगाई दर कैलकुलेट कीजिए, और उसमें जो 73 74 का प्राइस है उसमें उस दर को कैलकुलेट करके गुना करके तब नया रेखा दीजिए। तो जो भी कमिटी कमिटी साल दर साल नहीं बनता है, कमिटी एक साल बना जब समय के हिसाब से रिक्वायरमेंट फील होता है तो कमिटी बनता है, कि नया नया क्या चेंजेस हुआ, उस हिसाब से हम गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए नए नए इंडिकेटर्स लाएंगे, नए नए मापदंड को शामिल करेंगे। वो लेके चला गया, और जिस साल वो कमेटी बना उस साल का वो जारी भी कर दिया कि भाई इस साल के आधार प्राइस के आधार पे ये है। लेकिन अगला 10 साल जब अगला कमेटी बनेगा, तब तक तो आप हर साल बताएंगे ना कि इस साल मेरे गरीबी होने का शर्त ये है कि आप इतना रुपया से नीचे कमा रहे हैं। तो वो जो जब तक आप महंगाई को समायोजित नहीं करेंगे, तब तक कैसे आप सही से पिक्चर देंगे? 2004-5 में जो बोल के गए तेंदुलकर कमेटी, अगर हम उसी को पकड़ के बैठे रहेंगे तो 2025-26 में भी वही खर्चा होगा। आप इसी का रेंट अगर लेंगे तो ये 2004-5 में कितने का होगा? 1000 रुपया भी नहीं पूछता होगा, 2000 रुपया भी नहीं पूछता होगा उस समय। आज 1000 2000 में ये दे देगा आपको? नहीं देगा ना। तो बस यही चीज जोड़ना है इसमें। आप हेडिंग दीजिए, सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति। योजना आयोग ने योजना आयोग ने योजना आयोग ने वर्ष 2004 में योजना आयोग ने वर्ष 2004 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में योजना आयोग ने वर्ष 2004 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। योजना आयोग ने वर्ष 2004 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने वर्ष 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। जिसने वर्ष 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। वर्ष 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तेंदुलकर समिति ने तेंदुलकर समिति ने गरीबी को बहुआयामी माना। गरीबी को बहुआयामी माना तथा तथा इस समिति ने
कैलोरी के बदले, कैलोरी के बदले, कैलोरी के बदले बाजार खाद्य, बाजार खाद्य, शिक्षा, बाजार खाद्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर पारिवारिक व्यय को, पारिवारिक व्यय को गरीबी मापन का आधार माना, गरीबी मापन का आधार माना। ठीक है, इसमें आपका खाद्य आ गया, शिक्षा आ गया, और स्वास्थ्य सेवाओं पर जो आपका एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अलग समिति के विपरीत, अलग समिति अभी जो कुछ देर पहले लिखा है, अलग समिति के विपरीत, अलग समिति के विपरीत तेंदुलकर समिति ने, अलग समिति के विपरीत तेंदुलकर समिति ने, तेंदुलकर समिति ने समान गरीबी रेखा टोकरी, समान गरीबी रेखा टोकरी, समान गरीबी रेखा टोकरी के आधार पर, समान गरीबी रेखा टोकरी के आधार पर प्रत्येक राज्य के, प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए नई गरीबी रेखाओं का निर्धारण किया। इसके अनुसार, इसके अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा, इसके अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा 816 रुपया प्रति व्यक्ति, 816 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, प्रति व्यक्ति प्रति माह, अथवा, या ब्रैकेट में सीधा लिखिए, ब्रैकेट में 27.2020 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, ब्रैकेट बंद करके है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, ब्रैकेट में 33.3 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।
यानी कि आपका अगर 27 रुपया के आसपास इनकम हो रहा है प्रतिदिन गांव में, और शहर में 33 रुपया से ज़्यादा हो रहा है, 34 रुपया भी हो रहा है, तो आप गरीब नहीं हैं। अब आपको ये देख के थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है कि 27 रुपया में कैसे काम चलेगा प्रतिदिन, एक आदमी का, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। और शहर में आप 33 रुपया कमा लेंगे, या 35 रुपया भी अगर दिन का कमा रहे हैं, तो कितना हुआ, 30 या 90, 900 रुपया, 1000 रुपया के आसपास, 1000 रुपया से तो ज़्यादा होगा आपका। 35 रुपया अगर कमा रहे हैं तो 1000 रुपया से मान लिया 1100 रुपया भी आप महीना कमा लिए, तो आप गरीब नहीं हुए। थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है कि आखिर ये लोग क्या मतलब भांग दारू पी के कैलकुलेट करता है क्या कि गरीबी रेखा ऐसा है। तो देखिए, इसके पीछे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये सब कुछ फैक्टर इन करता है। ये फैक्टर इन करता है कि आपको 5 किलो अनाज भी मिल रहा है सरकार की तरफ से, आपको बहुत सारा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ऑलरेडी मिल रहा है, बहुत सारा स्कीम चल रहा है जो आपको सस्टेन किया हुआ है। अगर आप 1000 रुपया से कम कमा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आप बहुत सारे चीजों के लिए इलिजिबल हो जाते हैं, और जब आप इलिजिबल हो गए, तो फिर आपको मिनिमम जीवन यापन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। भले ही ऑन पेपर एग्जिस्ट करता हो, लेकिन प्रोग्राम तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना। और बहुत जगह तो अब तो बहुत सुधार भी हुआ है, तो लोगों को लाभ मिलता भी है। तो इनका सब कैलकुलेशन है कि इस 1000 से आप जैसे ही नीचे आए, तो ऑटोमेटिक ये सारा योजना है जो आपको ले लेगा, और आप फिर उसके बाद न खाने का दिक्कत होगा, ना आपको पेंशन मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये सारा चीज को कैलकुलेट करता है, इसीलिए इतना कम रखा हुआ है। ऐसे आप इन सबको अगर साइड कर दीजिए, तो इम्पॉसिबल है कि आप 27 रुपया पे गांव में रह लें और 33 रुपया पे आप शहर में रह लें। आपका रेंट ही जहाँ रहेंगे वहीं पे 1000 2000 रुपया, बहुत खराब घर लेंगे तो 2000 रुपया आपको रेंट लगेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन चूंकि कल्याणकारी योजनाओं का भी इसमें जोड़ा जाता है, इसीलिए ये सारा चीज देखता है। इसमें खर्च हम क्या बोले आप, व्यय ही, उपभोग, इनकम से ही व्यय दिखा। तो हम आपको शुरू में ही बताया कि गरीबी रेखा के निर्धारण में हम इनकम को नहीं काउंट कर रहे हैं, हम उपभोक्ता कंज्यूमर पे देख रहे हैं कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये खर्च कर रहे हैं, मतलब इतना इनकम आपको आया हुआ है, तो इनडायरेक्टली इनकम से रिलेटेड हो रहा है। अदरवाइज हम जो मेजर करते हैं वो आपके एक्सपेंस को मेजर करते हैं। इस समिति के अनुसार, इस समिति के अनुसार भारत में, भारत में 21.9% गरीबी थी। 2004-5 का कैलकुलेट किया था, 2004-5 के में ही कमेटी गठन हुआ था। हाँ, तो उसके उसी का वो कैलकुलेट किया था, रेस्ट एक्सट्रापोलेट करता है लोग। वर्तमान में, एक मिनट लिख लीजिए, वर्तमान में, वर्तमान में भारत में, वर्तमान में भारत में तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए गए, वर्तमान में भारत में तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए गए ये बदलावों, सुझाए गए बदलावों के आधार पर, सुझाए गए बदलावों के आधार पर गरीबी का, गरीबी के अनुमानों का संग्रहण किया जाता है, गरीबी के अनुमानों का संग्रहण किया जाता है, गरीबी के अनुमानों का संग्रहण, मतलब क्या बोलेंगे, कलेक्शन, एस्टिमेशन, अनुमानों का
संग्रहण किया जाता है। ये बदलाव निम्नलिखित हैं। ये बदलाव निम्नलिखित हैं। पहला, ऊर्जा के साथ साथ शिक्षा, ऊर्जा के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े, ऊर्जा के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े न्यूनतम खर्चों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा, दूसरा, गांवों और शहरों के लिए, गांवों और शहरों के लिए गरीबी रेखा टोकरी, पॉवर्टी लाइन बास्केट, गांवों और शहरों के लिए गरीबी रेखा बास्केट या पॉवर्टी लाइन बास्केट एक समान होनी चाहिए। इसका कहना था कि आदमी तो एक ही है ना, जो रिक्वायरमेंट उसका शहर में है वही रिक्वायरमेंट गांव में भी है, मोस्टली न्यूनतम आवश्यकता में। लेकिन इसमें मौद्रिक क्षमता जो होगा वो डिफर कर सकता है। गांव गांव में हम थोड़ा ज़्यादा पैसा का स्कार्सिटी है, वहाँ शहर में ज़्यादा अवेलेबल है, तो मौद्रिक क्षमता वेरी कर सकता है। लेकिन आदमी को जिंदा रहने के लिए जो सामान यहाँ चाहिए वही सामान वहाँ भी चाहिए। तो पॉवर्टी लाइन बास्केट मिनिमम जो होगा वो हम सेम रखेंगे। प्राइस वेरी करेगा, मौद्रिक मौद्रिक क्षमता वेरी करेगा, ये सब डिफरेंट हो सकता है। तो इसको फैक्टर इन किया है वो लोग, तभी हम देखें कि 27 और 33 रुपया का जो डिफरेंस आया है वो यहीं से आया है। तीसरा, गरीबी का अनुमान लगाते समय, गरीबी का अनुमान लगाते समय दो सन दो संदर्भित अवधियों, दो संदर्भित अवधियों ब्रैकेट में एमआरपी वाला जो लिखवाए थे, एमआरपी ब्रैकेट बंद, का प्रयोग का प्रयोग होता है। दो संदर्भित अवधि में कौन कौन सा हुआ? एमआरपी है तो एक हो गया 30 दिन और एक 365 दिन। तो क्लियर है, एमआरपी जैसे ही लिख दिए तो आप समझ जाएंगे कि 30 दिन और 365 दिन हो गया। तो यानी तेंदुलकर कमेटी के में दो तीन चीज याद रखना है। पहला, पॉवर्टी लाइन बास्केट को यूनिफॉर्म कर दिया, 2004-05 में गठित हुआ था, 2009 में रिपोर्ट दिया था। गरीबी जो है 2021.9% है, पर डे 27.2 और 33.3 रुपया ये है। और बाकी प्रीलिम्स के लिए ये तीन चार पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग दे देगा तो उसमें बोलेगा कि जैसे ये गठित किया था कौन, तेंदुलकर कमेटी, योजना आयोग। तो वो ये भी पूछ देगा कि योजना आयोग द्वारा गठित हुआ था, भारत सरकार द्वारा गठित हुआ था, मिनिस्ट्री द्वारा गठित किया गया था। तो इन सब वर्ड पे ध्यान देंगे, ये सब कभी कभी खेलता है यूपीएससी इससे। अब दीजिए, सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन का सबसे लेटेस्ट है, तेंदुलकर कमेटी को ही वो आधार माना, थोड़ा सा छेड़छाड़ किया, मिक्स रिकॉल पीरियड ले आया, उसके कैंडिडेट बहुत छेड़छाड़ नहीं किया। इसीलिए तेंदुलकर कमेटी को अभी भी हम लोग मानते हैं कि ये दो कमेटी का चर्चा रेगुलर बेसिस पे होता है, रंगराजन और तेंदुलकर।
हम लोग जैसे तैयारी शुरू किए थे 2011-12 में, बहुत हल्ला हुआ था, बहुत ज्यादा हल्ला हुआ था कि 2011-12 में योजना आयोग क्या किया, 2009 में रिपोर्ट सबमिट किया था, उसके आधार पे वो गरीबी का स्तर जारी किया और बोल दिया कि वही 33 रुपया और 22 रुपया 27 रुपया वाला कहानी हुआ। उसके बाद विपक्ष में बीजेपी थी, तो समझ ही रहे हैं, पूरा हल्ला, भयानक हल्ला हुआ कि भैया 27 रुपया वाला कैसे गरीब हो सकता है। धड़ाधड़ फिर उसके बाद 2014 में रंगराजन समिति बना, रंगराजन समिति 2012 में ही बना, रिपोर्ट 14 के आसपास दिया था। तो देखिए वर्ष 2012 में, वर्ष 2012 में योजना आयोग ने, योजना आयोग ने सी रंगराजन की अध्यक्षता में, योजना आयोग ने सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। एक समिति का गठन किया जिसने जुलाई 2014 में, जिसने जुलाई 2014 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। जिसने जुलाई 2014 में, अच्छा एक ये हो गया है, 21.9% जो बोले वो 2011-12 का था। जो 2011-12 में देखिए कमिटी बना 2004 में, 2009 में रिपोर्ट दिया, वो अपना बेसिस दिया कि हम ये बेसिस पे गरीबी रेखा का निर्धारण करेंगे। अब वो बेसिस को यूज करके योजना आयोग क्या किया कि अपना रिपोर्ट जारी किया कि 2011-12 में, तो बोला भैया इस साल गरीबी है, क्योंकि अभी हम जस्ट आपको बोले कि 2011-12 में क्या हुआ कि योजना आयोग जैसे ही रिपोर्ट दिया तो बहुत हल्ला मचा, तो 21.9% गरीबी जैसे ही बोला और 33 और 27 रुपया जारी किया, कि उसके बाद हुआ कि भैया भारत में इतना गरीब है, इतना लाख को तो पीडीएस में हम खाना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं करोड़ों लोगों को, और आप कह रहे हैं 21% गरीब है, कैसे संभव है। तो फिर योजना आयोग उस विवाद से बचने के लिए एक रंगराजन कमेटी का ये बनाया। तो वहां पे आप जहाँ पे 21.9% लिखे हैं गरीबी, ब्रैकेट में 2011-12 कर लेंगे। 2014 में रिपोर्ट सौंपी, लिख लिए। उसके बाद लिखिए इस समिति ने पोषक मापन में, पोषक मापन में कैलोरी के साथ साथ, कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन और वसा को भी स्थान दिया। प्रोटीन और वसा को भी स्थान दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 2155 किलो कैलोरी, 2155 किलो कैलोरी, कॉमा 48 ग्राम प्रोटीन, 48 ग्राम प्रोटीन एवं 28 ग्राम वसा, फैट 28 ग्राम वसा प्रतिदिन। जबकि शहरी क्षेत्रों में, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2090 किलो कैलोरी, 2090 किलो कैलोरी, 50 ग्राम प्रोटीन,
और 26 ग्राम वसा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रखा। इस समिति ने इस समिति ने गरीबी रेखा निर्धारण के लिए इस समिति ने गरीबी रेखा निर्धारण के लिए गरीबी रेखा निर्धारण के लिए उपांतरित मिश्रित संदर्भ काल मिक्स्ड मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड एमएमआरपी का प्रयोग किया। एमएमआरपी जहां लिखे वहां नीचे में लिख लीजिएगा कि 3 तरह का होगा, 7 दिन, 30 दिन और 365 दिन। इसमें जो खाने पीने वाला सामान होगा उसको लाएगा, 30 दिन में रेंट वगैरह जो आप देते हैं उसको लाएगा, और 365 दिन में जो लो फ्रिक्वेंसी, जो बहुत कम आवृत्ति वाला है, स्वास्थ्य, शिक्षा और ये, उसको 365 दिन वाला मेजर करेगा। बाकी प्रोटीन और फैट भी तो बढ़ाया। शहरी ग्रामीण का बोल रहे हैं, हमको लगा उससे कंपैरिजन कर रहे हैं तेंदुलकर से। तेंदुलकर का मोर और लेस सब कुछ सेम रखा, 2-3 चीज चेंज किया कि कैलोरी वाला पार्ट, जो जहाँ पे खाद्य वाला पार्ट था, खाद्य तेंदुलकर में भी है, लेकिन वो पॉवर्टी लाइन बास्केट बना के चल रहा है। खाद पहले भी हुआ था बट वो सिर्फ कैलोरी पे फोकस कर रहा था। ये क्या किया, प्रोटीन और फैट ऐड कर दिया, साथ में मिक्स रिकॉल पीरियड की जगह एमएमआरपी ले आया, तो इस हिसाब से इसका थोड़ा सा बढ़ गया। ये नेक्स्ट लाइन लिखिए। इस विधि के अनुसार इस विधि के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा 972 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह 972 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, अथवा, या ब्रैकेट में कर दीजिए सीधा, 932 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, ब्रैकेट में 32.40 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। और इसी तरह शहरी क्षेत्र के लिए डैश देके, शहरी क्षेत्र डै के डैश दे दीजिए, नहीं इतना क्यों सेंटेंस लिखिएगा। शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा कितना हो गया, 1407 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, ब्रैकेट में 46.90 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। इसके अनुसार इस विधि के, अगला लाइन, इस विधि के अनुसार वर्ष 2011-12 में वर्ष 2011-12 में संपूर्ण भारत में संपूर्ण भारत में 29.9% लोग गरीब थे। 29.90।
क्या क्या क्या, फिर से बोलिए। और ये 29.90 बोला ना? हाँ, तो जो पैरामीटर चेंज कर दिया ना, समझ रहे हैं पैरामीटर वो। क्योंकि 2011-12 में ही विवाद हुआ, तो ये कैलकुलेट रंगराजन समिति उस 2011-12 का कैलकुलेट करके बोला कि ये 30% लोग लगभग जो हैं वो 1/3 कर दिया सीधा, कि आपका जनसंख्या का टॉप परफॉर्मर है, एक मिडिल वाला है, और जो लास्ट 1/3 है वो आपका गरीब है। किसी भी समय में अगर मोटा मोटी देखें तो बोलता है कि किसी भी जनसंख्या समय में आपकी जनसंख्या का जो 30% लोअर 1/3 है वो गरीब है। ऐसे कर दिया डेफिनेशन के हिसाब से ही इसको। अब आप लोग के लिए एक काम है, अभी कुछ दिन पहले आप लोग न्यूज़ सुनने होंगे कि कुछ दिन पहले या एक साल पहले कि सरकार बोली कि हम इतने गरीब को बाहर गरीबी से निकाल चुके हैं, एक नया बहुत हल्ला भी हुआ है। तो वो न्यूज़ को आपको अपने से खोजना है कि गरीबी का क्या है अभी, और क्या डेटा आया है उसको और ऐड करेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। मतलब काम आपको ये है कि रिसेंट में भारत का गरीबी का लेवल क्या है, कितने प्रतिशत लोगों को सरकार ने गरीबी से निकाला, हम गरीब आज गरीबी में कहाँ लाइक कर रहे हैं। इससे आपका एक एक्सरसाइज भी हो जाएगा कि आपको खोजना आना शुरू हो जाएगा कि कैसे खोजेंगे करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़। ये मेरे ख्याल से 25 में आया था शायद, कि जिसमें अचानक से बोला कि हम लोग इतने लाख इतने करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल पाए हैं पिछले कोविड के बाद से, खाना वाना दे के। और अब 10 हज़ारिया मिल गया है तो और लोग गरीबी से बाहर हो गया होगा। अप्लाई किए थे कि नहीं? नहीं किए? कर देना चाहिए था, सरकार जब कुछ दे तो उसके लिए बस। जीविका थोड़ी बहुत लोग लिया बिना जीविका का। बहुतों को मिला है, बिना जीविका के भी मिला है। तो कह रहे हैं ना, जीविका है ही कितना, लोग दिया है कितना, 1000 करोड़ दे, 22,000 करोड़ रुपया बांट दिया। जीविका उतना है भी नहीं तो देगा कैसे? कितना रुपया आपसे लिया गया? 15 रुपया लिया है। कार्ड फ्री में था, सदस्यता 10 रुपया लेना था। तो उसके बदले में क्या करता था कि वो जो वॉलेंटियर बैठा हुआ था ना, वो लोग कहीं कहीं 15 रुपया ले लिया, कहीं कहीं 20 ले लिया। ये सब भी हार का कारण बना जन स्वराज का। किस चीज में? वो तो अलग विषय है। अब यहाँ कैमरा ऑन है, सब कुछ होने, कितना डिस्कशन आपको हम करें उस चीज पे। बट हम चूंकि अब परिवार लाभ कार्ड ये पूछ दिए तो उस पे बता रहे हैं कि उसमें क्या है कि वो कार्ड अपने आप में फ्री था। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ हुआ है मैसेजिंग में, और ये नीचे हम लोग, चूंकि हम लोग ऊपर कंट्रोल रूम में रहते थे तो हम लोग को पता चलता था कि ये सब गड़बड़ हो रहा। कहीं कहीं 50-50, 100-100 रुपया लिया गया। वॉलेंटियर क्या किया कि बोला 100 रुपया दो। अब नीचे गांव में पता है कि भाई कार्ड है, कार्ड से हमको बेनिफिट मिलेगा। एटीएम जैसा बना दिया गया था तो सबको, बहुतों को लगा एटीएम कार्ड जैसा ही दे रहा है सरकार। न अब इधर से पार्टी आएगा। आपके कौन सा एरिया हुआ? शिवहर? शिवहर से आप हैं? शिवहर में कहाँ से? देकुली धाम के पास? अरे महाराज, शिवहर। शिवहर तो मेरा स्कूलिंग हुआ है श्री नवाब उच्च विद्यालय से। शिवहर जब जिला बना तो, अच्छा कमरोली है वो। मेरे पिताजी वहाँ पोस्टेड थे, बीडीओ थे डुमरी कटसरी ब्लॉक में। तो हम वहीं से श्री नवाब हाई स्कूल, उस समय में समझिए कि शिवहर 90s का जो शिवहर होता था उसमें तो समझिए 6 महीना हम लोग बाढ़, बागमती का बाढ़ आता था, हम लोग का स्कूल बंद रहता था। हम लोग मनाते थे कि कहीं बांध टूटे तो स्कूल में पानी घुसा रहे कि हम लोग स्कूल नहीं जाना पड़े। बहुत पिछड़ा। आज भी तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो शिवहर सबसे पिछड़ा जिला है। और उस समय 90 के दशक का तो सोच ही लीजिए। हम क्लास 5th में थे जब शिवहर जिला बना था, रघुनाथ झा और वे लोग आए थे वही नवाब हाई स्कूल के कैंपस में ही। तो
तो शिवहर में हाँ उसमें तो अच्छा, जो कैंडिडेट था उसका नाम भी नीरज है, मेरा जूनियर था स्कूल में। रात में देखिए रैली, उसमें क्या होता था ना कि प्लानिंग होता था दिन का ही, लेकिन अब आप जब पब्लिक इसमें है तो 7 बजे वहां पे है, 7 बजे वहां पे गए तो आधा पौन घंटा डिले हो गया, फिर अगला जगह पे आधा पौन घंटा डिले होगा, और बाई रोड आ रहे हैं तो कहीं और जाम लगा, तो होते होते लास्ट वाला जो है हमेशा लेट हो जाता था। एनएसएसओ की निर्धनता रेखा। हाँ। एनएसएसओ की नई एनएसएसओ की निर्धनता रेखा की नई परिभाषा के आधार पर, निर्धनता रेखा की नई परिभाषा के आधार पर भारत में भारत में मात्र भारत में मात्र 12.4% आबादी 12.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आकलित की गई है। गरीबी रेखा के नीचे आकलित की गई है। यह नया निर्धारण यह नया निर्धारण यह नया निर्धारण वर्ष 2011-12 की वर्ष 2011-12 की क्रय शक्ति समता, पढ़ाए थे एक बार परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता विधि पर आधारित है। विधि पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट। विश्व बैंक के अनुसार विश्व बैंक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति एक दिन में एक दिन में 3 अंतर्राष्ट्रीय डॉलर प्रतिदिन एक दिन में 3 अंतर्राष्ट्रीय डॉलर से कम में जीवन यापन कर रहा हो, तो उस व्यक्ति को तो उस व्यक्ति को अत्यंत गरीब माना जाएगा। तो उस व्यक्ति को $3 प्रतिदिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी ये सब तो परचेजिंग पावर पैरिटी से ही कंपैरिजन होगा, लेकिन आप ऐसे समझिए कि $3 जो है तो उसका तो बास्केट फिक्स है। बास्केट फिक्स है तो जैसे ही बास्केट फिक्स किए तो वो डॉलर, और जब इंडिया में कंपैरिजन करेंगे तो परचेजिंग पावर पैरिटी ही आ जाएगा, उसमें तो मार्केट एक्सचेंज रेट का नहीं चलेगा ना। तो ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि ये ट्रिपल पी के बेसिस पे ही है। लेकिन अगर हम नॉर्मली भी लेते हैं कि $3, और अगर सिर्फ मार्केट एक्सचेंज पे ले लेते हैं, और आप जैसा कि भाग रहा है रुपया जिस हिसाब से, जितनी रफ्तार से, कुछ दिन में 100 पहुंच ही जाएगा। तेल अभी आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कह रहा है कि हम बंद कर देंगे,
वो बोल रहा है 48 घंटा में खोलो नहीं तो तुमको बर्बाद कर देंगे, तो बोला बंद कर देंगे बर्बाद हो जाएंगे। अब जब बर्बाद ही होने वाला है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, तो अपना तो हम जाएंगे ही, दूसरे को भी ले जाएंगे। तो यही है। बाकी ये ईरान एपिसोड और कुछ दे ना दे, एक चीज जरूर क्लियर किया कि आदमी को 60 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। ये बेचारा ट्रम्प जो आया है 80 साल में, वो पागल जैसा आया है। हम लोग समझते जो बाइडेन का मानसिक हालत खराब है, इससे ज्यादा इस इन